अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे क्यूएनएस न्यूज और मैं आपका मेजबान जामिन पीरजादा। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है द गली बॉय ऑफ कश्मीर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मौजम बट की, जिन्होंने काफी सारे रैप सॉन्ग्स गाए हैं। तो इनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जी मौजम साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए एक रेस्पेक्ट की बात है कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। आपसे जाने की जो आपको लकब दिया गया है द गली बॉय ऑफ कश्मीर, इस बारे में हमारे नाजरीन को बताइए। हाँ, तो एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है क्विंट के नाम से। आई एम श्योर बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग फॉलो भी करते होंगे उनकी न्यूज को। बहुत अच्छी न्यूज करते हैं वो, पर्सनली मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो उन्होंने एक न्यूज स्टोरी की थी। उनका एक जर्नलिस्ट था जिसका नाम नीरज था। वो आए थे और उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था और उन्होंने मुझे पूछा था मेरे रैप म्यूजिक के बारे में और मैं कैसे अपने सॉन्ग्स लिखता हूँ, उस सब के बारे में। तो उस इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको एक टाइटल देना चाहता हूँ, जो मैं ये वीडियो मैं ऑनलाइन करूंगा, डिजिटल उनके प्लेटफॉर्म पे जाएगा, तो उसका नाम मैं रखूंगा गली बॉय ऑफ कश्मीर। तो मुझे कुछ रिजर्वेशंस थे इस लकब से। मैंने पर्सनली उनको बोला था कि क्योंकि गली बॉय एक मूवी है, अगर आप लोगों ने देखी होगी, जोया अख्तर की फिल्म है जिसमें रणवीर सिंह ने एक्ट किया है। तो मैंने उसको बोला था कि एक ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, एक अलग नाम, अगर एक ओरिजिनल नाम हो तो वो ज्यादा बेटर होगा। बट उस टाइम टाइम कंस्ट्रेंट्स थे उस न्यूज स्टोरी को लेके और उसको जल्दी पब्लिश भी करना था। तो उस टाइम हमने वो गली बॉय का टैग यूज किया। पर्सनली आई डोंट लाइक इट वेरी मच, लेकिन वो कुछ तो फेमस हो गया वो टैग, और उस टाइटल से मेरे को बहुत शोज में भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हाँ, ये स्टोरी है उस टैग के पीछे। हाँ जी मौजम साहब, जब रैप सॉन्ग्स आपने स्टार्ट किए, कब से आपने शुरू किया और मकसद क्या था? हाँ, तो मैंने शुरू हाई स्कूल में किया था। जब मैं 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ता था तब मैंने लिखना शुरू किया था। लेकिन उनको रैप सॉन्ग्स नहीं बोल सकते हैं, वो पोइट्री थी। तब मैं शायरी करता था, उर्दू में, इंग्लिश में, जो भी मेरे मन में आता था वो मैं लिखता था। तो उस टाइम ज्यादा टेक्निकल नॉलेज भी नहीं थी, क्योंकि जो हिप हॉप है आजकल लोगों को लगता है कि ये बहुत इजी चीज है और उनको इसकी टेक्निकलिटीज पता नहीं है। उनको पता नहीं है कि इसमें कितना एफर्ट जाता है या कितने कॉम्प्लिकेशंस नहीं बोलेंगे, लेकिन कितनी चीजें, नुआंसेस इसमें इन्वॉल्व है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखे। स्टार्ट में सिर्फ राइटिंग किया, उसके बाद सॉन्ग राइटिंग सीखा, उसके बाद प्रॉपर लिरिसिज्म क्या होता है, उसको मीटर में कैसे लिखते हैं, वगैरह वगैरह, जो बाकी चीजें हैं जो भी इन्वॉल्व है, और बीट्स क्या होती हैं, उनका टाइम क्या होता है, सिग्नेचर, और कैसे अलग अलग जो टेक्निकल चीजें हैं वो सब सीख के फिर मैंने सॉन्ग्स बनाना शुरू किया। तो सॉन्ग्स बनाने के बाद मैंने उनको इंटरनेट पे नहीं डाला। पहले सिर्फ मैं रिकॉर्ड करता था ताकि मुझे रिकॉर्डिंग का सब कुछ समझ आ जाए कि रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर क्या होता है। तो उसके बाद मैं मिक्सिंग मास्टरिंग सीखने लगा कि कैसे मिक्स कैसे करते हैं एक सॉन्ग को, मास्टरिंग क्या होता है। उसके बाद जब अल्टीमेटली मुझे समझ आया कि एक सॉन्ग पे कितना वर्क चाहिए होता है, कितना एफर्ट चाहिए होता है, और एक प्रॉपर, जब मुझे लगा कि मैं एक प्रोडक्ट तैयार कर सकता हूँ विच इज वर्दी ऑफ गोइंग ऑन टू यूट्यूब या फिर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जहां पे भी, उसके बाद मैंने अपना सॉन्ग्स अपलोड करना शुरू किया। तब तक मैं सिर्फ सॉन्ग्स लिखता था लेकिन उनको अपलोड नहीं करता था। जब मुझे लगा कि एक सर्टेन क्वालिटी जो मेरे दिमाग में है मैंने अचीव कर दिया अपने सॉन्ग्स के लिए, उस क्वालिटी के बाद मैंने फिर उनको अपलोड करना स्टार्ट किया। अभी तक आपने कितने सॉन्ग्स लिखे हैं और कितने अभी तक गाए हैं? सॉन्ग्स तो मैंने लिखे बहुत हैं, बेशुमार सॉन्ग्स लिखे हैं मैंने। मतलब मेरे घर पे बहुत सारी नोटबुक्स हैं। मैं यूजुअली नोटबुक पे लिखता हूँ, मैं फोन पे नहीं लिखता हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे मॉडर्न राइटर्स हैं वो फोन पे लिखते हैं। मैं नहीं, हिसाब फोन उस पर लिखना के मैं पेन और कॉपी लेता हूँ, मैं उस पे नोटबुक यूज करता हूँ सॉन्ग्स लिखने के लिए। लिखे मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स है, लेकिन अल्टीमेटली फिर सॉन्ग्स कितने ऑनलाइन है, कितने यूट्यूब पे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मुझे लगता है मेरे 5-6 सॉन्ग्स हैं या 7-8 सॉन्ग्स हैं मेरे अंदाजे से जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। एक स्पॉटिफाई पे मेरा सॉन्ग है जो रिसेंटली आया है। और यूजुअली मैं मोस्टली फोकस करता हूँ जो मेरी पर्सनल यूट्यूब चैनल है, जो मेरे अपने नाम से है, उस पे मैं अपने सॉन्ग्स और वीडियोस अपलोड करता हूँ। रैप सॉन्ग गाने के बावजूद आप एक्टिंग भी करते हैं। अभी तक आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है? हाँ, तो मैंने शुरू किया था स्टेज प्लेस से, जो कॉलेज में होते हैं या यूनिवर्सिटीज में। यूनिवर्सिटी के टाइम पे मुझे याद है मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी और वो एसिड अटैक पे बेस्ड थी। तो हम हमेशा पहले से चाहते थे कि जो सोशल इवल्स हैं या जो हमारे समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए कोई फिल्म बनाई जाए या कोई थिएटर एक्ट बनाया जाए, ताकि जो लोग हैं वो अवेयर हो जाएं कि सोसाइटी में क्या चल रहा है और हम कैसे उन चीजों के साथ डील कर सकते हैं। तो वो थॉट मुझे पहले से था। यूनिवर्सिटी में हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी एसिड अटैक पे। उसके बाद सीरियसली प्रोफेशनली मैंने परस्यू नहीं किया था अंटिल 2 years बैक। सो 2 years बैक मैंने बॉलीवुड की एक फिल्म का ऑडिशन दिया था जिसमें संजय दत्त लीड एक्टर था। तो
एकदम मुझे लगा नहीं था सीरियसली कि मैं हो जाऊंगा सिलेक्ट, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे लगा नहीं था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन उनको मेरी एक्टिंग पसंद आई और उसके बाद मैं उस रोल के लिए सिलेक्ट हो गया। मैंने अब्रॉड शूट किया 1 महीना किर्गिस्तान में संजय दत्त के साथ। तो उससे मुझे थोड़ा सा बूस्ट मिला, क्योंकि जब पहली फिल्म आप करते हो, एक बहुत ही मतलब अक्लेम्ड एक्टर है वो। संजय दत्त हैज बीन इन बॉलीवुड फॉर सो मेनी इयर्स, राइट। तो जाने माने कलाकार है वो बॉलीवुड के। तो मैंने सोचा कि जब मुझे पहली फिल्म उनके साथ मिली और अच्छा खासा स्क्रीन टाइम था, फिर मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए कंटिन्यू, क्योंकि शायद मैं एक्टिंग अच्छी करता हूँ। क्योंकि अंटिल मैं एक्टिंग अच्छी नहीं करता हूँ, मुझे लेते नहीं उतने वैसे रोल के लिए। तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। बॉलीवुड में 4-5 फिल्म मैं अभी तक कर चुका हूँ। तो उसके अलावा थोड़े जो छोटे मोटे एड्स होते हैं या फिर कोई और चीज होती है, वो भी मैं करता रहता हूँ। अभी तक कितने बॉलीवुड मूवीज में आपने काम किया है? अभी तक मैंने 5 बॉलीवुड फिल्म्स में काम किया है, 5 बॉलीवुड फिल्म्स। उनके नाम? हाँ, एक रोमियो अकबर वॉल्टर है, उसमें मैंने जॉन अब्राहम के साथ एक सीन था मेरा, 2 सीन्स थे। उसके अलावा एक साउथ इंडियन फिल्म है सरेलेरी निकेवरू, जिसमें महेश बाबू लीड एक्टर है, उसमें मैंने रोल किया है। और नोटबुक एक फिल्म है जो मार्च 2019 में रिलीज हुई थी, सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शंस उन्होंने प्रोड्यूस की थी वो। तो नितिन कक्कर एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, उनके साथ मैंने उस फिल्म में काम किया नोटबुक में। सेकेंड लीड था मेरा उसमें कैरेक्टर। तो ये कुछ फिल्म हैं जिसमें मैंने काम किया है। रैप सॉन्ग्स और एक्टिंग आपने की है, तो इस दौरान किन किन मुश्किलातों का सामना आपको करना पड़ा अभी तक? तो मुश्किलात ये डिपेंड करता है। मतलब एक तो वो मुश्किलें होती हैं जो जैसे जो हर किसी आर्टिस्ट को फेस होती है, लाइक क्रिएटिव ब्लॉक होता है आपको कभी। फॉर एग्जांपल आप कोई सॉन्ग लिख रहे हो और वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आधा लिखने के बाद आपको मतलब और लाइंस आ नहीं रही हैं। तो एक क्रिएटिव आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। एक तो वो प्रॉब्लम्स होती है, वो होती रहती है और वो अपने से सॉल्व हो जाती है। कोई चीज, कभी कभी मैं एक दिन में 2 सॉन्ग्स भी लिखता हूँ, कभी कभी मैं 1 महीने में 1 सॉन्ग भी नहीं लिख पाता हूँ। तो क्रिएटिव प्रोसेस ऐसा ही होता है। मतलब कभी आप फंस जाते हो, कभी आपको मिलता नहीं है सोल्यूशन की जो मैं लिखना चाहता हूँ कैसे लिखूं। वो प्रॉब्लम्स तो है ही, उसके अलावा बाकी भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन माशाल्लाह डील किया है अच्छे से प्रॉब्लम्स के साथ। इंशाल्लाह आगे भी डील करते रहेंगे प्रॉब्लम्स के साथ, क्योंकि जो प्रॉब्लम के सामने रुक जाए तो फिर उसका मतलब फन नहीं बनता है। सुनने में आया है कि मौसम भट्ट जो रैप गाते हैं वो ट्रू इवेंट्स पे होता है, जो ट्रू फैक्ट्स है उस पे होता है। उस बारे में हमारे नाजरीन को कुछ बताइए। हाँ, कैसे आपके दिमाग में ये आता है और उसको आप फिर रैप की शक्ल में देते हैं? हाँ, तो एक चीज मैं जो भी ये देख रहे हैं ये वीडियो, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि आजकल मैं ऑनलाइन होता हूँ और मैं देखता हूँ कि आजकल बहुत अजीब एक सीन है हिप हॉप का इधर कश्मीर में। तो उसका कोई मकसद नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। जब मैं वो सॉन्ग सुनता हूँ, मैं कसा मूड खराब तुम रिकॉर्ड मुझे, क्योंकि उसमें कोई भी मैसेज नहीं होता है। उसमें मतलब ताकि मुद्दा मकसद आसान थे रिकॉर्डिंग की। मैं पर्सनली जब अपना रैप सॉन्ग लिखता हूँ, अगर आप चेकआउट भी करेंगे मेरे सॉन्ग्स, अगर आप यूट्यूब पे जाके मेरे सॉन्ग सुनेंगे, आपको समझ आएगा कि मैं बहुत एफर्ट लगाता हूँ अपने सॉन्ग्स में। मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ, क्योंकि देखो अगर मेरा वीडियो यूट्यूब पे जा रहा है, अगर जामिन भाई या कोई और अपना टाइम निकाल के यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देख रहा है 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, इसका टाइम वैल्यूएबल है। ये मुझे कुछ टाइम दे रहा है, उसके बदले में मैं इसको कुछ देना चाहिए, कोई अच्छी मैसेज देना चाहिए, या आफ्टर ही हैज फिनिश्ड वाचिंग द वीडियो इसको अच्छा फील होना चाहिए। इसको ये नहीं फील होना चाहिए यार मेरा वक्त जाया हो गया, ये क्या देखा मैंने। तो मैं बहुत कॉन्शियस हूँ। मैं जब अपने सॉन्ग्स लिखता हूँ मैं बहुत ध्यान से लिखता हूँ। मैं अपनी लाइंस बहुत सोच समझ के लिखता हूँ। मैं अपने टॉपिक्स बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करता हूँ। मुझे लगता है वो सोचना और समझना बहुत कम हो गया आजकल के जो यंग आर्टिस्ट हैं। ये कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी चढ़ाते हैं और पता नहीं व्यूज चाहिए क्या चाहिए, तो ये कुछ भी कर रहे हैं मतलब हिप हॉप के नाम पे। उससे मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं जो सिलेक्ट करता हूँ टॉपिक्स, मैं हमेशा अपने समाज को देख के, अगर कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम है जो मेरे बोलने की वजह से अगर हल नहीं होगी, कम से कम लोगों को समझ आएगा कि ये प्रॉब्लम है, या तो इस प्रॉब्लम का ये हल है या ये ऑप्शन है। तो मैं बहुत सोच समझ के अपने सॉन्ग्स लिखता हूँ। तो जो भी व्यूअर्स है मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, और जो क्रिएटर्स भी हैं, बहुत सारे यंग लड़के आजकल हिप हॉप कर रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज जो आप सॉन्ग्स लिखते हो प्लीज सोच समझ के लिखा करो, क्योंकि असर होता है लोगों का। लोग सुनते हैं आपके सॉन्ग्स, उन पे असर पड़ता है। अच्छा असर डालो यार लोगों पे, ऐसे कुछ भी कर रहे हो। मौजम साहब, आखिर में आपसे यही सवाल रहेगा, इस वक्त जो नौजवान है जो कि खुदकुशियां इस वक्त उरूज पर है, ड्रग्स में इस वक्त मुब्तला है काफी नौजवान, उनके लिए मौजम भट्ट की क्या मैसेज आएगी? देखिए मैं आपको बोलता हूँ, मुझे लगता है कि ड्रग्स और सुसाइड, देखिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। लेकिन ऊपर ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ, ऑब्वियसली पूरा मैं नहीं बता सकता हूँ डिटेल में, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास या जो भी है।
तो मैं बोलना चाहता हूं कि यूजुअली एक चीज है जो इसको एम्पलीफाई करती है, इंक्रीज करती है इस प्रॉब्लम को। वो क्या है, वो जब एक इंसान के पास कुछ करने के लिए होता नहीं है, सुशु बेकार भी है, तमिशन सोचने खतर की तमिशन करने खतर की। मैं आपको पर्सनली बोलूंगा, अगर एक क्रिएटिव प्रोसेस में इंसान इन्वॉल्व होगा, वो बहुत अच्छी चीज है, वो बचाती है इन चीजों से। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हो, या सिर्फ लिखना नहीं, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो, अगर आप किसी चीज के साथ इन्वॉल्व हो, जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व हो या मेंटली इन्वॉल्व हो, ये आपको एक फ्रीडम देता है, ये लिबरेशन देता है। तो इसमें बंद का आपकी इमोशंस बंद नहीं हो जाती हैं आपको। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने वो देखा है कि होती है। नॉट सुसाइड, उतना एक्सट्रीम में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, दबाव, बाकी चीज विच अल्टीमेटली लीड टू सुसाइड एंड एवरीथिंग, वो सब चीजें एम्पलीफाई हो जाती हैं जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। मतलब एन एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। खाली दिमाग शैतान का घर है। इन तुम कहीं जो करा पचे गलत गलत ख्याल दिमाग में अंधेर अंधेर चौंदर घुमाता है इंसान। सो इन्वॉल्व होना किसी चीज के साथ बहुत अच्छी चीज है। मुझे पर्सनली राइटिंग बहुत पसंद है। राइटिंग आपको एक आउटलेट देती है जिससे आप अपने इमोशंस, चाहे गुस्सा है, चाहे क्या है, टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो आप निकाल सकते हो राइटिंग से। तो लिखने के बाद आपको फ्री फील होता है। तो मैं यूथ को ये बोलना चाहता हूँ कि अपने टाइम का बहुत ख्याल रखना चाहिए, टाइम को बहुत प्रोडक्टिवली यूज करना चाहिए। और आप एक चीज देखो, जमीन मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, जिस चीज पे इंसान टाइम स्पेंड करेगा वही चीज उसके अंदर बिल्ड हो जाएगी। देखो, अगर मैं क्रिकेट पे टाइम स्पेंड करूंगा, मैं अच्छा क्रिकेटर बनूंगा। अगर मैं किसी और राइटिंग पे टाइम स्पेंड करूंगा, मैं अच्छा राइटर बनूंगा। अगर मैं फजूल चीजों पे टाइम स्पेंड करूंगा, मैं फजूल इंसान बनूंगा। ये ऑब्वियस है, ये सिंपल इक्वेशन है, इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो मुझे पर्सनली, अगर मैं इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज दे सकता हूँ जो लोग देख रहे हैं, या जो यंग है यूथ जो यहाँ का है, जो मुझे देख रहा है इस वक्त, मैं उनको सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना टाइम बहुत सोच समझ के यूज करो, क्योंकि जिन चीजों पे आप अपना टाइम यूज करो, स्पेंड करोगे, आपकी पर्सनैलिटी वही बनेगी। आप रैप बहुत अच्छा गाते हैं, तो हमारे नाजरीन के लिए 2-3 लाइन्स हो जाए। हाँ ठीक है। तो एक सॉन्ग है मेरा, वक्त की अलामत उसका नाम है। तो ये मैंने 2 साल पहले रिलीज किया था। और ये थोड़ा सा यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, क्योंकि जो अभी हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे, तो स्ट्रेस यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है लोगों में, क्योंकि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, वो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, सबको पता है यहाँ पे क्या चल रहा है। उसकी वजह से भी बहुत टेंशन बिल्ड हो जाता है दिमाग में। तो उसके बारे में मैंने कुछ लाइंस लिखी थी, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अगर आप जाके चेक कर सकते हो, तो उसकी मैं कुछ ओपनिंग लाइंस बोलूंगा। ईमानदारी का तो नहीं कोई निशान, पर धोखेबाजी और मकारी है बेहिसाब भरी रगों में तुम्हारी। देखो दौड़ता है खून, है जुनून मेरे सर पे भारी। किसका कसूर है, ये लेगा कौन जिम्मेदारी? है जिम्मेदार कौन हालात का हमारी? बोलो कसूरवार कौन, मालूम नहीं। और गलती मानने को तैयार कौन है, कोई नहीं। और गुनहगार है फरार। देखो तैरना बेकार, सब डूबे हैं इस समंदर में। खिलेगा फूल क्या जमीन ही जब बंजर है? अंदर ही अंदर छुपाए हुए खंजर हैं, सीने पे चोट असली दर्द छुपा अंदर है। गोलियों का शोर और आर्मी के बंकर पे कंकर और पत्थरों की बारिश, ये मंजर है मेरे शहर का जिधर पे मैं रहता हूँ। सहता हूँ सब कुछ और सच फिर भी कहता हूँ। नाजरीन, ये थे मौज़म भट्ट साहब, जिन्होंने रैप के साथ साथ एक्टिंग भी की है और इन्होंने काफी बॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है। और इन्होंने जो है नौजवानों के हवाले से काफी अच्छी बातें कही। और दीजिए अपने मेजबान को इजाजत, अल्लाह के बाद।